ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿ ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ಘಟಕ 9 ಇಮಾನ್ದಾರೋ ಕೆ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ಮೇ ಹೌದಾ ವ್ಯಂಗ್ಯ ರಚನಾ ಹರಿಶಂಕರ್ ಪರ್ಸಾಯಿ ಅವರು ರಚಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಪ್ರಶ್ನೋं के उत्तर एक वाक्य में लिखिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ कहानी के लेखक कौन है? प्रस्तुत कहानी के लेखक श्री हरिवंश परसाई हैं. लेखक दूसरे दर्जे में क्यों सफ़र करना चाहते हैं? लेखक 150 रुपये बचाने के लिए दूसरे दर्जे में सफ़र करना चाहते थे. लेखक की चप्पलें किसने पहनी थी? लेखक की चप्पलें एक ईमानदार डेलीगेट ने पहनी थी. स्वागत समिति के मंत्री किसको डांटने लगे? स्वागत समिति के मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे. लेखक पहनने के कपड़े कहाँ दबाकर सोए? लेखक पहनने के कपड़े सिरहाने दबाकर सोए. सम्मेलन में लेखक के भाग लेने से किन किन को प्रेरणा मिल सकती थी? सम्मेलन में लेखक के भाग लेने से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को प्रेरणा मिल सकती है. लेखक को कहाँ ठहराया गया? लेखक को होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया. ब्रीफकेस में क्या था? ब्रीफकेस में कुछ कागजात थे. लेखक ने छुप का चश्मा कहाँ रखा था? लेखक धूप का चश्मा कहाँ रखा था? लेखक ने धूप का चश्मा कमरे की टेबल पर रखा था. तीसरे दिन लेखक ने कमरे से क्या गायब हो गया था? तीसरे दिन लेखक के कमरे से कंबल गायब हो गया था. 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए. लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में क्या लिखा गया था? लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में यह लिखा गया था कि हम लोग इस शहर के एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं. आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं. हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें. हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास भोजन आदि का उत्तम व्यवस्था करेंगे. आपके आगमन से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी. फूल मालाएं मिलने पर लेखक क्या सोचने लगे? फूल मालाएं मिलने पर लेखक सोचने लगे कि आसपास कोई माली होता तो फूल मालाएं भी बेच लेता. लेखक ने मंत्री को क्या समझाया? लेखक ने मंत्री को समझाया कि ऐसा हरगिज़ मत करिए. ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाश ले. यह बड़ी अशोभनीय बात होगी. फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी ही. चप्पलों की चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट ने क्या सुझाव दिया? चप्पलों की चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट ने सुझाव दिया कि देखिए, चप्पलें एक जगह ही उतरना चाहिए. एक चप्पल यहाँ उतरिए तो दूसरी 10 फीट दूर. तब चप्पलें चोरी नहीं होती. एक ही जगह जोड़ी होगी तो कोई भी पहन लेगा. मैंने ऐसे ही किया था. लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय क्यों किया? लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय लिया क्योंकि लेखक की चप्पलें, चश्मा, बिस्तर और ताला तक चोरी हो गया था. अगर मैं भी बचा तो मुझे भी चुरा लिया जाएगा. समझकर निर्णय लिया. मुख्य अतिथि की बेईमानी कहाँ दिखाई देती है? पहले दर्ज का किराया लेकर दूसरे दर्ज में सफ़र करके 150 रुपये बचाना और स्वागत में पहनाई गई 10 फूल मालाओं को किसी माली को बेच लेता. 4-6 वाक्य में उत्तर लिखिए. लेखक
के धूप का चश्मा खो जाने की घटना का वर्णन कीजिए। दूसरे दिन बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा खोजने लगा तो नहीं मिला, जो शाम को तो था। जब लेखक इस बात को एक दो लेंगे से लोगों से कहा तो बात फैल गई। लोगों ने सहानुभूति प्रकट की। एक सज्जन आकर लेखक का धूप का चश्मा चोरी होने के बारे में कहा। उसने धूप का चश्मा पहना था। वह एक दिन पहले चश्मा नहीं लगाया था। लेखक को मालूम हो गया कि जो चश्मा उस सज्जन ने लगाया था वह लेखक का ही था। वह लेखक से कहने लगा कि आपने चश्मा लगाया नहीं था, और उस सज्जन ने लेखक का चश्मा लगाए इत्मीनान से बैठा था। मंत्री तथा कार्यकर्ताओं के बीच में क्या वार्तालाप हुआ? मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे कि तुम लोग क्या कहते हो? तुम्हारी ड्यूटी यहाँ है, तुम्हारे रहते चोरियाँ हो रही है। यह ईमानदार सम्मेलन है। बाहर यह चोरी की बात फैलेगी तो कितनी बदनामी होगी। तब कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम क्या करें? अगर सम्माननीय डेलीगेट यहाँ वहाँ जाए तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? मंत्री ने गुस्से से कहा कि मैं पुलिस को बुलाकर यहाँ तलाशी करवाता हूँ। तब एक कार्यकर्ता ने कहा कि तलाशी कितनी करवाएंगे? आधे के डेलीगेट तो किराया लेकर दोपहर को ही वापस चले गए। सम्मेलन में लेखक को कौन से अनुभव हुए? संक्षेप में लिखिए। स्टेशन पर लेखक का खूब स्वागत हुआ। लगभग 10 बड़ी फुलाए लेखक को पहनाई गई तो उसने सोचा कि आसपास कोई माली होता तो फूल मालाएं भी बेच लेता। सम्मेलन में लेखक ने नई चप्पल गायब थी। उसके बदले में फटी पुरानी चप्पलें बची थी। एक सज्जन ने ही लेखक की चप्पल पहना था तो लेखक को मालूम हुआ और उसने उल्टा लेखक को ही समझा रहा था। लेखक को उस सज्जन ने चश्मा पहनकर इत्मीनान से बैठे देख रहा था। तीसरे दिन रात में उसे कंबल को खोजने लगा तो कंबल भी गायब था, और सम्मेलन में सब ईमानदारी की बातें करते थे पर सब बेईमानी थे। अंत में ताला भी गायब हुआ था। यह सब देखकर लेखक को लगा कि अगर वे रुके तो वे भी चुरा ले जाएंगे। इस प्रकार लेखक को सम्मेलन में बहुत से अनुभव हुए। अनुरूपता। पहला दिन चप्पलें गायब थी। दूसरे दिन बिस्तर की चादर गायब थी। तीसरे दिन कंबल गायब था। चौथे दिन ताला गायब था। रिक्शा 3 पहियों का वाहन, साइकिल 2 पहियों का वाहन, रेलगाड़ी पटरी, हवाई जहाज हवा। कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। ओके, इफ़ दे आर इंग्लिश मीडियम दे हैव टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश, इफ़ दे आर कन्नड़ा मीडियम दे हैव टू ट्रांसलेट हिंदी टू कन्नड़ा। हम आप आने जाने का पहले दर्ज का ಕಿರಾಯ ದೇಂಗೆ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲ ದರ್ಜೆಯ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಸ್ಟೇಷನ್ ಪರ್ ಮೇರಾ ಖೂಬ್ ಸ್ವಾಗತ ಹುआ. ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತವಾಯಿತು. देखिए ಚಪ್ಪಲೆ ಏಕ ಜಗಹ नहीं उतारनी चाहिए. ನೋಡಿ, ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಾರದು. अब मैं बचा हूँ, अगर रुक तो मैं ही चुरा लिया जाऊँगा. ಈಗ ನಾನು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಹ ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು नेक्स्ट चैप्टर ನೋಡೋಣ. चैप्टर नंबर 10, दुनिया में पहला मकान. लेख डॉक्टर विजय गुप्ता. निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए. सिंगफो आदिवासी कहाँ रहते थे? सिंगफो आदिवासी गुफाओं में तथा पेड़ों के नीचे रहते थे.
सबसे पहले आदमी को मकान बनाना किसने सिखाया? सबसे पहले आदमी को मकान बनाना पशुओं ने सिखाया। मकान के बारे में पूछताछ करने दोनों दोस्त कहाँ चल पड़े? मकान के बारे में पूछताछ करने दोनों दोस्त जंगल की ओर चल पड़े। दोस्तों की मुलाकात सबसे पहले किससे हुई? दोस्तों की मुलाकात सबसे पहले हाथी से हुई। दोस्तों ने क्या क्या तय किया? दोस्तों ने मकान बनाने का तय किया। हाथी से उत्तर पाकर दोस्त किससे मिले? हाथी से उत्तर पाकर दोस्त सांप से मिले। सब जानवरों की बातें सुनकर दोस्तों ने क्या किया? सब जानवरों की बातें सुनकर दोस्तों ने एक जगह मकान बनाने का काम किया। निम्न प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। लालिम और किंचा लालीदाम जंगल की ओर क्यों चल पड़े? उन दिन आदमी गुफाओं में और पेड़ों के नीचे रहता था। उस समय किंद्रू लालिम और किंचा लालीदाम नामक दो दोस्त ने तय किया कि वे मकान बनाएंगे। मुश्किल यह थी कि वे नहीं जानते थे कि मकान कैसे कैसे बनाया जाता है, इसलिए वे पशुओं से पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। दोस्तों ने हाथी के साथ किसकी चर्चा की? दोस्तों ने हाथी के साथ, हाथी भाई, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं, आप बता सकते हैं कि मकान कैसे बनाया जाता है? हाथी ने दोस्तों को क्या उत्तर दिया? हाथी ने दोस्तों को इसमें क्या कठिनाई है? पेड़ों से लकड़ी के इतने मोटे और मजबूत गोले काट लो जितने मेरे पैर हैं, कहते हुए उत्तर दिया। दोस्तों ने किन किन जानवरों से मुलाकात की? दोस्तों ने हाथी, सांप, भैंस और मछली आदि जानवरों से मुलाकात की। निम्न प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्य में लिखिए। सांप ने दोस्तों को क्या सुझाव दिया? सांप ने दोस्तों को यह सुझाव दिया कि ऐसा करो कि लकड़ी ऐसी पतली और लंबी काटो जैसा मैं हूँ, और आगे की बात मैं नहीं जानता, मुझे रत्ती भर भी पता नहीं है। भैंस के पंजर से दोस्तों को क्या जानकारी मिली? भैंस के पंजरों से दोस्तों को यह जानकारी मिली कि जैसे इस पंजर में 4 पैरों पर हड्डियाँ पड़ी है, उसी तरह 4 मोटे गोले ज़मीन में गाड़कर उन पर पतली और लंबी लकड़ियाँ से छप्पर का पंजर बना लेने की जानकारी मिली। मछली ने दोस्तों के प्रश्न का क्या क्या जवाब दिया? मछली ने दोस्तों के प्रश्न का जवाब दिया कि आप लोग ज़रा मेरी पीठ की पट्टियाँ ध्यान से देख लो, फिर पेड़ों से बहुत सी पत्तियाँ तोड़ लो, इन पत्तियों को छप्पर पर उसी तरह जमा दो जैसी मेरी पीठ पर पट्टियाँ है। अनुरूपता: हाथी जंगली जानवर, भैंस पालतू जानवर, मछली पानी, सांप जमीन, मछली तैरना, सांप रेंगना, हाथी सूंड, भैंस सींग, जोड़कर लिखिए। ओके। तालाब मछली, हाथी पैर, भैंस हड्डियाँ, पहला मकान सिंग्फो आदिवासी। कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। भैंस ने दोस्तों को पंजर दिखाया, ಎಮ್ಮೆಯು ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ತೋರಿಸಿತು. ಸಾಪ್ से कहा आगे की बात मैं नहीं जानता, ಮುಂದಿನ ಮಾತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಾವು ಹೇಳಿತು. हाथी बोला इसमें
क्या कठिनाई है, ಇದರಲ್ಲೇನಿದೆ ಕಠಿಣತೆ ಎಂದು ಆನೆಯು ಹೇಳಿತು. तालाब में एक बड़ी मछली तैर रही थी. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೀನು ಈಜುತ್ತಲಿದೆ. ओके, चैप्टर नंबर 11 समझ की पहचान. कविता. सियाराम शरणगुप्त. सियाराम शरणगुप्त. एक वाक्य में उत्तर लिखिए. कवि के अनुसार मनुष्य को सुख कब नहीं मिलता? कवि के अनुसार मनुष्य को समय नष्ट करने से सुख नहीं मिलता. बहाने का प्रमुख कारण क्या है? बहाने बनाने का प्रमुख कारण आलस है. समय किसका दिया हुआ अनुपम धन है? समय ईश्वर. ओके, समय किसका दिया हुआ अनुपम धन है? समय ईश्वर का दिया हुआ अनुपम धन है. ईश का दिया हुआ अनुपम धन है. कवि किस पर विश्वास करने को कहते हैं? कवि आत्मा पर विश्वास करने को कहते हैं. समय के खोने से क्या होता है? समय के खोने से पीछे पछताना पड़ता है. निम्न प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति कब संभव है? मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति तभी संभव है जबकि सुसमय पर जो भी कार्य करना है उसे उसी समय में ही मन लगाकर करे, तभी सुख प्राप्त होता है. समय का सदुपयोग कब करना चाहिए? आलस को छोड़कर बिना किसी बहाने की जो काम करता है उसी समय में ही मन लगाकर करना चाहिए, तभी तो समय का सदुपयोग होता है. कविता के अंतिम 4 पंक्तियों के कवि क्या कहना चाहते हैं? कविता के अंतिम 4 पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि हमें जो काम करना है उसे मन लगाकर आत्मविश्वास के साथ आलस्य को भगाकर काम करना चाहिए. हम उस समय को ही सुसमय समझना चाहिए. अगर उस समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो हमें बहुत पछताना पड़ेगा. निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान पर भरें. जो करना है करो, अभी कल हो क्या जाने. चाहो तुम क्या नहीं, चक्रवर्ती भी होगे. यही समय है, अहो तुम्हारा शुभ जीवन है. खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे. अनुरूपता. आलस अपोजिट वर्ड परिश्रम. नष्ट लाभ अपोजिट वर्ड लाभ. जानो मानो लगा दो बुझा दो. ओके, जानो मानो अपोजिट वर्ड लगा दो बुझा दो. धन निर्धन अपोजिट वर्ड. दिया लिया अपोजिट वर्ड. जीवन मरण, खोना पाना. जोड़कर लिखिए. उद्योगी सुसमय, आलस बहाना, जीवन पल पल, समय अनुपम धन, द्रव्य समता. ओके, चैप्टर नंबर 12 रोबोट कहानी. डॉक्टर प्रदीप मुख्योपाध्याय. ओके, आलोक इनका काव्य नाम है. एक वाक्य में उत्तर लिखिए. वर्षा से सक्सेना परिवार में कौन काम कर रहा है? वर्षों से सक्सेना परिवार में कौन काम कर रहा है? वर्षों से सक्सेना परिवार में साधुराम काम कर रहा है. धीरज सक्सेना किस कार्यालय में जा पहुँचे? धीरज सक्सेना रोबोटिक्स कॉरपोरेशन कार्यालय में जा पहुँचे. एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर से क्या साफ कर रहा था? एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर से दफ्तर के फर्श को साफ कर रहा था. रोबोनिल की मुलाकात किससे हुई? रोबोनिल की मुलाकात रोबोदीप से हुई. शर्मा परिवार के कुत्ते का नाम लिखिए. शर्मा परिवार के कुत्ते का नाम जबरू था. जबरू. रोबोनिल और रोबोदीप किससे मिलने गए? रोबोनिल और रोबोदीप रोबोजीत से मिलने गए. वैज्ञानिक लेखक का नाम लिखिए. वैज्ञानिक लेखक का नाम आइजक
एसिमो। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। साधोराम को क्या हुआ था? वर्षों से सक्सेना परिवार में साधोराम काम कर रहा था। साधोराम को अचानक एक दिन चलती बस से गिरकर उसे खतरनाक चोट आ गई थी। उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। सक्सेना परिवार बड़ा था। बेटे बेटियों नाती पोतों से घर में हमेशा रौनक और चहल पहल बनी रहती थी। साधोराम के अस्पताल पहुंच जाने से सभी की तकलीफ़ें बढ़ गई। धीरज सक्सेना से परिवार वालों का यह दुख नहीं देखा गया। धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोटों की ज़रूरत क्यों थी? धीरज सक्सेना को घरेलू कामकाज के लिए बुद्धिमान रोबोट की ज़रूरत थी। रोबोदीप ने रोबोनिल से क्या कहा? रोबोदीप ने रोबोनिल से कहा, जानते हो रोबोनिल, तुम्हारे आने से पूर्व पहले सक्सेना परिवार में कौन काम कर रहा था? रोबोनिल ने रोबोजीत को क्या समझाने की कोशिश की? कोई रोबोट किसी इंसान के नुकसान का कारण बने, साथ साथ मानवीय नज़रिए से भी यह गलत है कि हमारे कारण किसी भी इंसान की नौकरी को खतरा पहुँचे। इस बात को समझाने की कोशिश की। कहानी को टाइप करते समय रोबोनिल को क्या हुआ? कहानी को टाइप करते समय रोबोनिल की धात्विक और तारों भरे परिपंथा वाली खोपड़ी में यकायक मानो नीली रोशनी हो गई। 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। धीरज सक्सेना ने घरेलू कामकाज के लिए रोबोट रखने का निर्णय क्यों किया? सक्सेना परिवार बड़ा था। बेटी बेटियों नाती पोतों से घर में हमेशा रौनक और चहल पहल बनी रहती। साधोराम के अस्पताल पहुंच जाने से सभी की तकलीफ़ें बढ़ गई। धीरज सक्सेना से परिवार वालों का यह दुख नहीं देखा गया, इसलिए वह परिवार के नाते कोई रोबोट रखने का निर्णय लिया। रोबोनिल और रोबोदीप की मुलाकात का वर्णन कीजिए। धीरज सक्सेना का रोबोट रोज शाम को शेरू को टहलाने के लिए ले जाता था। ऐसे में एक दिन उसकी मुलाकात रोबोदीप से हो गई। रोबोदीप उसी मोहल्ले में रहने वाले शर्मा परिवार के कुत्ते ज़बरू को घूमने आया करता था। दोनों रोबोटों के बीच दोस्ती हुई तो शेरू और ज़बरू भी आपस में हिल मिल गए। रोबोनिल और रोबोदीप ने धीरज सक्सेना के घर के काम करने वाले साधोराम के बारे में चर्चा की। विज्ञान कथा का सार लिखिए। एक घर में नौकर को जो किसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित था, निकालकर उसकी जगह पर एक रोबोट को रख दिया जाता है। किसी तरह रोबोट को इस बात की जानकारी मिल जाती है तो वह रोबोटिक संघ से संपर्क साधकर संघ को सारी बातों से अवगत करता है। संघ रोबोटों की हड़ताल की घोषणा कर देता है। अंततः समझौता इस बात पर होता है कि उस नौकर को घर में फिर से रख दिया जाएगा। रोबोटिक कंपनियों के मालिक के बीच हलचल क्यों मच गई? रोबोटिक कंपनियों के मालिकों के बीच इस आह्वान से हलचल मच गई। उन्होंने रोबोजीत पर सक्सेना परिवार के साथ हुए अनुबंध को तुरंत रद्द कर देने का दबाव डाला। रोबोजीत अकेला पड़ गया।
मजबूरन उसे धीरज सक्सेना के साथ अपने अनुबंध को तुरंत रद्द करके रोबोनिल को वापस बुलाने की बात माननी पड़ी। जोड़कर लिखिए। यह सुनकर काउंटर पर बैठा रोबोट बोला, मगर रोबोदीप, यह तो रोबोटिक के नियम के विरुद्ध है। शाम को रोबोनिल और रोबोदीप मिले। दोनों के बीच कुछ गुप्त मंत्रण हुई। सक्सेना परिवार रोबोनिल को पाकर फूल नहीं समा रहा था। अनुरूपता। शेरों को टहलाना रोबोनिल, जबरू को घूमना रोबोदीप, मुखिया धीरज सक्सेना, सेवक साधुराम, टस से मस न होना, अटल रहना, फूल न समाना, बहुत खुश होना। नेक्स्ट 13 चैप्टर, महिला की साहस गाथा, व्यक्ति परिचय। 1 अंक वाले प्रश्नोत्तर। बचेंद्री पाल को कौन सा गौरव प्राप्त हुआ? बचेंद्री पाल को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ। बचेंद्री के माता पिता कौन थे? बचेंद्री के माता हंसदेई नेगी और पिता किशनपाल सिंह थे। बिचेंद्री ने क्या निश्चय किया? बिचेंद्री ने निश्चय किया कि वह भी अपने भाई जैसे पहाड़ों पर चढ़ेगी और उनसे भी बेहतर करके दिखाएगी। बिचेंद्री ने किस ग्लेशियर पर चढ़ाई की? बिचेंद्री ने गंगोत्री ग्लेशियर पर चढ़ाई की। सन 1983 में दिल्ली में कौन सा सम्मेलन हुआ था? सन 1983 में दिल्ली में हिमालय पर्वतारोही का सम्मेलन हुआ था। एवरेस्ट पर भारत का झंडा फहराते समय पाल के साथ कौन थे? एवरेस्ट पर भारत का झंडा फहराते समय पाल के साथ रज्जू नेता अंगदोरजी थे। कर्नल का नाम क्या था? कर्नल का नाम खुल्लर था। लैटू कौन सी रस्सी लाया था? फ्लैटू नायलॉन की रस्सी लाया था। बिचेंद्री ने थैले से कौन सा चित्र निकाला? बिचेंद्री ने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ की चित्र निकाला। कर्नल ने बधाई देते हुए बिचेंद्री से क्या कहा? कर्नल ने बधाई देते हुए बिचेंद्री से कहा कि देश को तुम पर गर्व है। मेजर का नाम क्या था? मेजर का नाम कुमार था। बिचेंद्री को भारतीय पर्वतारोहण संघ ने कौन सा पदक देकर सम्मान किया? बिचेंद्री को भारतीय पर्वतारोहण संघ ने स्वर्ण पदक देकर सम्मान किया। 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। बिचेंद्री पाल के परिवार का परिचय दीजिए। बिचेंद्री पाल का जन्म एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ था। पिता किशनपाल सिंह और माता हंसदेई नेगी की 5 संतानों में बिचेंद्री तीसरी संतान है। बिचेंद्री का बचपन कैसा बीता? बिचेंद्री पाल का बचपन संघर्षमय था। रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती थी। पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लिया। सिलाई का काम सीखकर पढ़ाई का खर्च उठाया। इस तरह परिश्रम करके संस्कृत में MA तथा B.Ed तक की शिक्षा प्राप्त की। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बिचेंद्री ने क्या किया? एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बिचेंद्री ने फावड़े से बर्फ की खुदाई करके अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। अपने घुटने के बल पर बैठकर सागर माथे का चुंबन किया। हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ की पूजा करके उसे बर्फ में दबाया। 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। दक्षिणी शिखर पर चढ़ते समय बिचेंद्री के अनुभव के बारे में लिखिए। दक्षिणी शिखर पर चढ़ते समय बिचेंद्री को बहुत कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। शिखर ऊपर तेज हवा बह रही थी। तेज हवा के कारण बर्फ के कण चारों तरफ उड़ रहे थे, जिससे कुछ भी
दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी दूर पर कोई ऊंची चढ़ाई नहीं थी, बल्कि ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई थी, जिसे देखकर बिचेंद्री की सांस एकदम रुक गई थी। कुछ दूर चढ़ने के बाद बिचेंद्री को लगा कि सफलता बहुत नज़दीक है। महिलाओं की साहसगाथा पाठ से क्या सीख या संदेश मिलता है? महिला की साहसगाथा पाठ से यह संदेश मिलता है कि महिलाएं भी साहस प्रदर्शन पुरुषों से भी पुरुषों पुरुषों से कुछ कम नहीं है। साहस, परिश्रम, दृढ़ निश्चय, मुसीबतों का सामना करना आदि गुणों बिचेंद्री द्वारा हमें मिलता है। परिश्रम का फल अच्छा होता है, यह संदेश भी इस पाठ से मिलता है। अनुरूपता प्रश्न। पहाड़, गिरी, चोटी, शिखर। कालानाग पर्वत, गंगोत्री ग्लेशियर। कर्नल खुल्लर, मेजर कुमार। चाय गरम, बर्फ ठंडी। पहले हिमालय पर्वतारोही पुरुष तेनसिंग नोर्गे। पहली एवरेस्ट पर्वतारोही महिला बिचेंद्री पाल। जोड़कर लिखिए। गंगोत्री ग्लेशियर सन 1984। पर्वतारोहियों का सम्मेलन सन 1983। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना सन 1985। मैच कर नहीं दिए हैं। कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। बिचेंद्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। बिचेंद्रिಯ जन्म ಸಾಧಾರಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು। ಬಿಚೇಂದ್ರಿ को पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। बिचेंद्रिಯು ದಿನಾಲು ಕಾಲುನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। दक्षिण ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು। मुझे लगा कि सफलता बहुत नज़दीक है, ನನಗೆ ಜಯ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಸಿತ್ತು। मैं एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ನಾನು ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರದ ಹತ್ತಿದ ಪ್ರಥಮ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ। ಇನ್ನು ಸುರ್ಶಾಮ್ ಪದ್ಯ ಸುರ್ದಾಸ್ ಲಿಖಿತ್, ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.